हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में रिजियो सेलेक्टिविटी के बारे में बताया था, जिसमें कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के डिस्कशन हो गया था। फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयोडिनेशन की बात करेंगे। उम्मीद है आपने परसेंटेज सबके निकाल लिए होंगे। परसेंटेज यील्ड, उसको निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया था। अब हम लोग जो है आयोडिनेशन की बात करने जा रहे हैं, आयोडिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हेलोजिनेशन में अगली हेडिंग जो हमारी आएगी वो आएगी आयोडिनेशन ऑफ एल्केन्स। बेटे इसमें एक पॉइंट लिखिए। पहली बात, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। Thus, to obtain greater yield of iodoalkanes या alkyl iodides, we use some oxidizing agents like HNO3, HiO3 etc. कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करेंगे। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और भाई, जब कभी भी हम आइडो एल्केन्स बनाते हैं, जैसे मैं कहूं CH4+I2, तो बेटा ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, बन जाएगा CH3I और HI। अब अगर मैं ली चैटलर प्रिंसिपल की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल, as the concentration of product increases, the reaction will go towards backward direction, reaction backward चली जाएगी। तो इसका मतलब CH3I की यील्ड अगर हमको ज्यादा चाहिए, तो या तो CH3I को यहां से बाहर निकालते चले जाओ, और नहीं पॉसिबल है तो HI को यहां से गायब करो, जिससे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हाई ना हो पाए और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिवर्स ना हो। भाई, कंप्लीट रिवर्स होने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन थोड़ा बहुत बचाव तो कर ही सकते हैं। तो साइंटिस्ट कहता है अगर मैं इस HI को यहां से तत्काल बाहर निकालूं, तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भागना कम कर। तो उसने क्या काम किया, इस रिएक्शन मिक्सचर में HiO3 मिला दी। वो HI के साथ रिएक्ट करके 3H2O और 3I2 बना। अब इस HI का कंसंट्रेशन कभी भी रिएक्शन मिक्सचर में इतना हाई नहीं होता कि रिएक्शन बहुत तेजी से बैकवर्ड चली, तो परसेंटेज यील्ड इंक्रीज हो जाती है अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 या HiO3 के साथ इस रिएक्शन को करें, देन द परसेंटेज यील्ड विल इंक्रीज। अब बात यह है बच्चों कि क्या एल्काइल आयोडाइड को बनाने का और कोई तरीका नहीं जिससे कि ये रिवर्स होने वाला कार्यक्रम ही खत्म हो जाए? तो हाँ, तरीका है। हम लिखेंगे a more better method to yield alkyl iodides
is known as Finkelstein reaction। तो यहां पर हम एक नई रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिंकेलस्टीन रिएक्शन, which is a halide exchange प्रोसेस। ये एक हैलाइड एक्सचेंज प्रोसेस बात करते हैं। फिंकेलस्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज का मतलब है एक हेलोजन जाएगा, दूसरा हेलोजन आएगा। मान लेता हूं कि RBr की आपने NaI से रिएक्शन। ध्यान रखना है यहां पर जो सॉल्वेंट है वो एसीटोन है। एसीटोन पोलर है लेकिन प्रोटिक नहीं। अब ये पोलर और प्रोटिक इन दोनों बातों को समझ लेना जरूरी है। समझाता हूं, अभी रिएक्शन लिखता हूं फिर आपको समझ। एसीटोन के साथ जब रिएक्शन होगी तो होगा क्या कि RI बन जाएगा और NaBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बेटे ध्यान देना कि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू आयोडीन। तो किसी भी कीमत पर वाटर का इस्तेमाल मत कर देना। अगर आपने वाटर का इस्तेमाल कर दिया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, उस केस में Br को रिप्लेस करना आयोडीन के लिए पॉसिबल नहीं। एसीटोन में NaBr और NaCl दोनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसीलिए रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाती और एल्काइल आयोडाइड अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। हैलाइड एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि Br निकला और I आया, एक हेलोजन निकला एक हेलोजन जुड़ा, तो इट इज ए टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज। अच्छा, अगर मैं RCl की रिएक्शन NaI से करा दूं तो भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा? Ac2। ये शर्त बन जाएगा Ri प्लस NaCl, और NaCl भी क्या होता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसीलिए ये बैकवर्ड नहीं जा सकती। ऑब्वियस है कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो द यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड विल बी प्रॉपर। तो ये एक अच्छी रिएक्शन है जिससे कि एल्काइल आयोडाइड्स ज्यादा क्वांटिटी में हमको मिल सकते हैं और इसमें कोई डर भी नहीं रहेगा कि ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए। अब मैं थोड़ा सा एसीटोन के बारे में जानकारी आपको दे दूं। एसीटोन is a polar aprotic solvent which favors the reaction। एक तरीके की ये SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पोलर और एप्रोटिक इन दोनों वर्ड्स के बारे में समझिए। बेटे एसीटोन का फॉर्मूला है CH3C, डबल बॉन्ड O, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पोलैरिटी डेवलप हो रही है, डाइपोल मूवमेंट भी डेवलप होगा, और इसका डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा, इसलिए ये एक पोलर सॉल्वेंट है। मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। अब प्रोटिक और एप्रोटिक, whenever the hydrogen atom is joined to the more electronegative element like oxygen, nitrogen or fluorine, then the solvent is protic. Whenever hydrogen atom is joined to more electronegative atom like
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इट इज नोन एज द प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे वाटर, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ तो ये प्रोटिक हो। एल्कोहल, ROH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, प्रोटिक हो। लेकिन एसीटोन, इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन ज्वाइंट नहीं, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इट इज ए aprotic solvent. Due to absence of hydrogen atom with more electronegative oxygen, acetone is aprotic solvent. तो मेरे हिसाब से आपको सॉल्वेंट के बारे में ये बात समझ में आ गई होगी। ये आगे काम आएगी बेटा आपके, ये शॉर्ट पॉइंट्स साइड में कहीं पर अच्छे से लिख लो, ये आगे काम आपका टॉपिक है एल्काइल हैलाइड। जब मैं एल्काइल हैलाइड पढ़ाऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स आपके बड़े काम आने वाले। पोलर क्या है, प्रोटिक क्या, पोलर मतलब देयर इज ए डाइपोल, भाई ये CH3+ I इफेक्ट शो करेगा, इसका बॉन्ड, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी +I इफेक्ट शो करेगा, इसका भी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका वेक्टर आगे की डायरेक्शन में आएगा, समझ में आता रही, तो इसका वेक्टर आगे की डायरेक्शन में आएगा। तो क्या ये तीनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिलाइज कर रहे हैं? नहीं, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिलाइज नहीं कर रहे, इसलिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जब इसका म्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट, यहाँ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो आयोडीनेशन की बात होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लोरिनेशन। मैंने आपको कहा था कि फ्लोरिनेशन में, और फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है विद एल्केन्स। जब मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखाया था तो लिखाया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। फ्लोरिनेशन की बात करते हैं एल्केन्स। लिखिए, इट इज ए एक्सप्लोसिव प्रोसेस। Thus, direct fluorination of alkanes is not possible. अगर आपने डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराया तो बेटा एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसको राख कर देगी, ऐश में कर दो। देखो, CH4 प्लस F2, 2F2 लेना पड़ेगा, लास्ट बनेगा C+4HF। ऐसी बात नहीं है कि CH3F नहीं बना, लेकिन बनने के बाद इतनी हीट रिलीज हुई कंटेनर में कि कंटेनर इतना गर्म हो गया कि जो कुछ बना था वो सब कुछ ऐश में गया। तो व्हाट वी गॉट आफ्टर द रिएक्शन, वी गॉट दिस कार्बन नोन एज कार्बन ब्लैक। इसका एक ही काम हो सकता है, इट कैन बी यूज्ड एज प्रिंटिंग इंक। आजकल जो फोटोकॉपी मशीन्स में प्रिंटिंग इंक डाली जाती है, उसी तरीके का ब्लैक कलर का बारीक पाउडर हमको मिलता है। ध्यान रखना, ये कहीं मत लिख देना कि ये प्रिंटिंग बनाने का मेथड, ऐसा नहीं।
केमिस्ट्री में कोई भी डिस्ट्रक्टिव मेथड, कोई भी एक्सप्लोजन कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। तो ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन हाँ जो मिलता है वो ऐसा ही कंपाउंड है। तो क्या फ्लोरोएल्केन बना ही नहीं सकते? डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, ये तो बात बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि फ्लोरिनेशन हाईली एक्सप्लोसिव प्रोसेस है। हाईली एक्सप्लोसिव इसलिए है क्योंकि फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक है। जैसे ही फ्लोरीन रिएक्ट करती है, एनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो आगे जितना ज्यादा फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होती चली जाएगी, और पूरा का पूरा कंटेनर काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट ऐश में। टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन्स, we use another halide exchange process known as Schwarz reaction. And in Schwarz reaction, inorganic fluorides are used. Schwarz reaction में हम लोग inorganic fluorides यूज करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या है Schwarz reaction। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Schwarz reaction। Schwarz reaction बेटे कोई भी एल्काइल हैलाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, जब हम किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लाइक AgF, Hg2F2 इनके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हैलाइड एक्सचेंज हो जाता है, RF बन जाता है और AgBr प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये एल्काइल फ्लोराइड बनता है। यहां लिख सकते हो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स like AgF, Hg2F2 are used. Inorganic fluorides यूज करते हैं। This reaction is known as Schwarz reaction and we will get a proper yield of alkyl fluorides or fluoroalkanes. ये बेटा आपका हेलोजिनेशन वाला पार्ट खत्म। नेक्स्ट नाइट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कोई भी एल्केन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ एक्सेसिव हीटिंग कराने के तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर तक ले जाते, एक्सेसिव हीटिंग कराते, हमारे पास RNO2 और H2O। होता क्या है, HNO3 को जरा ध्यान से देखें। HNO3 HONO2 ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा और RH
का बॉन्ड यहां से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, फ्री रेडिकल्स बने। बेटा H फ्री रेडिकल OH फ्री रेडिकल के साथ ROH बना लेगा, सॉरी H2O बना लेगा, और R फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल के साथ मिलके RNO2 बना लेगा, और H फ्री रेडिकल OH फ्री रेडिकल के साथ मिलके ROH। इट इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब एक बात सोचो, अगर इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो तो क्या पर्टिकुलर एक ही जगह से बॉन्ड क्लीवेज होगा? नहीं, इतने हाई टेम्परेचर पे तो कुछ और भी होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ऊपर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इन दिस रिएक्शन पायरोलिसिस या क्रैकिंग also takes place. और यहां इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ड्यू टू पायरोलिसिस। बेटे इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, पायरो का मतलब होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। द बॉन्ड ब्रेकिंग ड्यू टू हीट, ड्यू टू पायरोलिसिस we get mixture of various products in nitration. जरा ध्यान दीजिए, मान लो छोटा सा एक ले लेता हूं, हम प्रोपेन की करंट एन प्रोपेन कंसंट्रेटेड एच। हीट तो ले ही रहे हो मेरे बेटे, हीट अच्छी खासी ले रहे हो, 400 से 500 डिग्री से। NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा तो पहली पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनल कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाए और प्राइमरी फ्री रेडिकल बने। तो पहली पॉसिबिलिटी है नाइट्रोप्रोपेन या 1 नाइट्रोप्रोपेन बनने की। ऐसा भी तो हो सकता है सेकेंडरी कार्बन का बॉन्ड ब्रेकडाउन, बेटा 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बन जाए। और क्या हो सकता है, पायरोलिसिस हो जाए, ये मॉलिक्यूल 20 से टूट जाए। अब 3 कार्बन का है तो कोई भी एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक तरफ इथाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक तरफ मिथाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो इथाइल फ्री रेडिकल जैसे 20 से मैं यहां से तोड़ू तो एक तरफ तो इथाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक तरफ मिथाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो इथाइल फ्री रेडिकल क्या काम करेगा, नाइट्रोइथेन बनाएगा, और मिथाइल फ्री रेडिकल क्या काम करेगा, नाइट्रोमीथेन बनाएगा। 1 2 3 4 नॉर्मल प्रोपेन जैसे छोटे से मॉलिक्यूल में हम लोगों को 4 नाइट्रो एल्केन्स में, इसका मतलब किसी भी एक पार्ट को प्योरली बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है, और अगर हम ऐसा करें तो काफी ज्यादा अमाउंट में पैसे की बर्बादी होगी, खर्चीला हो जाए प्रोसेस। लेकिन और हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर भी बहुत सारा मिक्सचर बनता है, जहां पर भी वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऐसे प्रोसेसेस इकोनॉमिकली फेलियर होते हैं और ऐसे प्रोसेसेस को हम नहीं कराते।
क्योंकि यील्ड बहुत कम होती है और उनको प्योर फॉर्म में बाहर निकालने में दोबारा से खर्च करना पड़ता है, तो इकोनॉमिक फेल्योर है ये। तो ये कह देना कि रिएक्शन से ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, और बनाते हैं या नहीं बनाते, ये दोनों बातें अलग। तो जहां कहीं भी मिक्सचर बनता है वहां पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं कराते, लेकिन नाइट्रेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहां मिक्सचर बनने के बाद भी रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि नाइट्रोएल्केन बहुत हाई टेम्परेचर पर बनते हैं, तो इनको सिर्फ सॉल्वेंट की तरीके इनका मेन यूज सॉल्वेंट की तरीके से। तो जब ये 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन ही रहे हैं, तो टूटेंगे तो है नहीं 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इनका ब्रेकडाउन तो हो नहीं सकता, इतने पे तो बन ही रहे। तो ब्रेकडाउन कहां से? ब्रेकडाउन तो इससे ऊपर होगा, तो इनका ब्रेकडाउन तो इतने आसानी से होता नहीं। एंड दीज आर यूज एज अ सॉल्वेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सॉल्वेंट कभी भी रिएक्शन में टेक पार्ट तो कर नहीं रहा, सॉल्वेंट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, स्पेशली इन द एल्केन्स, इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं बात करूं, तो उस केस में जो है सॉल्वेंट कोई काम नहीं करता। तो जब सॉल्वेंट कोई काम नहीं कर रहा, तो सॉल्वेंट को प्योर लेना जरूरी है क्या? सॉल्वेंट तो सिर्फ एक सब्सटेंस है जिसमें आप रिएक्शन कराओ, तो अगर वो इम्प्योर भी है तो क्या प्रॉब्लम? तो ध्यान दीजिए, although we get mixture of various products, various nitroalkanes, but this process is of commercial importance, because nitroalkanes are only used as a solvent in organic reactions. Thus, there is no need to separate the mixture and to obtain pure nitroalkane. इसकी कोई जरूरत नहीं है कि प्योर नाइट्रोएल्केन प्रिपेयर किए जाए, वो सिर्फ सॉल्वेंट की तरीके से यूज होते हैं, इसलिए मिक्सचर भी बहुत अच्छा काम करे, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। सिमिलरली सल्फोनेशन, alkanes are treated with concentrated H2SO4, mainly higher alkanes, at high temperature. In case of sulfonation, this reaction is carried out
with only higher alkenes जिनका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है। मैं कोई हायर एल्केन RH ले लेता हूं, ऐसे ही तो लिख देंगे। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल से मिलके ROH बना लेगा, एल्किल सल्फोनिक एसिड्स प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। हायर एल्केन्स में कभी कभी सल्फोनिक SO3H ग्रुप की जहां कहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो हायर एल्केन्स के केस में हम लोग इसको करा देते हैं। नेक्स्ट, आइसोमेराइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू another is known as isomerization. This reaction takes place with anhydrous AlCl3 and is of a great significance in petroleum industry. आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त यूज है। बेटा थोड़ी सी रिएक्शन देख लें, फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। चलिए रिएक्शन देखते हैं। पहले मान लीजिए ये नॉर्मल ब्यूटेन, आपने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करवाया, होगा क्या? यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। नॉर्मल ब्यूटेन विल कन्वर्ट इनटू आइसोब्यूटेन। मैं ये कह सकता हूं कि अनब्रांच्ड एल्केन्स are converted into branched alkanes in the process of isomerization. क्या फायदा होता है आइसोमेराइजेशन से? आइसोमेराइजेशन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट क्यों? और अगर मैं ब्रांचिंग डेवलप कर दूं तो क्या फायदा हम लोगों को हो जाएगा? बेटा पेट्रोलियम इंडस्ट्री डिपेंड करती है आपके जो है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, क्वालिटी ऑफ फ्यूल पर। हर एक
मतलब कंट्री में अलग अलग टाइप का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। जितनी गरीब कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नेपाल को तो पेट्रोल हम ही देते हैं क्योंकि उसके पास तो कोई जगह ही नहीं, कहां से लेगा वो। इन कंट्रीज में यूज किए जाने वाला पेट्रोल और सऊदी अरब में यूज किए जाने वाले पेट्रोल में डिफरेंस। वहां पे पेट्रोल एक्सेस में इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ पेट्रोल हमको खरीदना पड़ता है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं वो मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का। उसमें एल्कोहल है, उसमें बेंजीन है और उसमें पेट्रोल है, कंपोनेंट्स है उसमें। अब इसका आंसर हमको नहीं मिल रहा कि ब्रांचिंग क्यों कराई। चलो भाई अल्कोहल मिला रहे हो, ये मिला रहे हो, ब्रांचिंग क्यों करा? इसका आंसर मिलेगा ऑक्टेन नंबर से। तो थोड़ी सी बात हम ऑक्टेन नंबर के बारे में करेंगे। मैं एक अलग पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखिए, पहली बात, चलिए पेट्रोल एक फ्यूल ले लेता हूं मैं। पेट्रोल, पेट्रोल दो चीजों का मिक्सचर है। एक है आइसो ऑक्टेन, जिसका फॉर्मूला है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात मैंने पहले भी की होगी। जब ये रिएक्शन आती है तभी मैं इसकी पूरी बातचीत बताता हूं बच्चों को। ये आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला प्लस एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, 7 कार्बन। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, quality of petrol is determined by octane number. अब अगर मैं ऑक्टेन नंबर की बात करूं तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 और नॉर्मल हेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है वो 75, अरे सॉरी 0। नॉर्मल हेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है वो 0। अब मान लो कि इन दोनों को मिक्स किया तो आपको 100 से कम के ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल मिलेगा। वो 75 हो सकता है, वो 70 हो सकता है, वो 85 हो सकता है, वो 80 हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0। ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस। जितना ऑक्टेन नंबर बढ़ता चला जाएगा पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल ऑल्सो इंक्रीज। पेट्रोल की क्वालिटी भी उतनी ही बढ़ती जाती है जितना ऑक्टेन नंबर बढ़ता चला जाए। और ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि एज द ब्रांचिंग increases, octane number of the fuel also
increases. जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करेगा. To produce a better quality of the fuel, to produce a better quality of fuel, we have to increase the octane number और ब्रांचिंग हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी. अच्छा, अगर बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल अगर होगा तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? नॉकिंग कम हो जाएगी. व्हाट इज नॉकिंग? पेट्रोल इंजन में पेट्रोल के जलते समय इंजन से एक स्पेशल टाइप की आवाज आती है. उसी को बंद करने के लिए आप लोग गाड़ियों में साइलेंसर लगाते हैं. वो स्पेशल टाइप की आवाज ये बताती है कि जो आप फ्यूल दे रहे हो उसमें पेट्रोल के अलावा भी कुछ मिला हुआ है या वो इतना अच्छा नहीं. और जितनी तेज आवाज आएगी उतना खराब फ्यूल. तो अगर आप नॉकिंग डिक्रीज करना चाहते हो, ए स्पेशल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द पेट्रोल इंजन्स व्हेन द फ्यूल इज नॉट अप टू द मार्क, उसको नॉकिंग. तो जरा आगे बढ़ते. मैं लिख रहा हूं कि as the octane number increases, knocking decreases. नॉकिंग, नॉक कहते हैं दरवाजा खटखटाने को, नॉकिंग कहते हैं ईंधन जलने पर, फ्यूल जलने पर जो पेट्रोल इंजन से जो आवाज निकलेगी. एग्जैक्टली अगर आपका फ्यूल अच्छा नहीं है और अगर आपका फ्यूल में उतने ऑक्टेन नंबर का नहीं है तो आवाज निकलेगी नहीं. और जितने भी जो है कंट्रीज में लोअर क्वालिटी के फ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं, हमारे भी कंट्री में कोई बहुत हाई क्वालिटी का फ्यूल नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि इतना फ्यूल है ही नहीं, देंगे कहां से. तो उस केस में जो है नॉकिंग तो हो. तो नॉकिंग को रोकने के लिए जो है ब्रांचिंग इंक्रीज कर दो, फ्यूल अच्छी क्वालिटी का फ्यूल दो, भले थोड़ा मिक्सचर दो, तो नॉकिंग डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी. तो जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाते चले जाओगे फ्यूल में, वैसे वैसे नॉकिंग डिक्रीज होती चली जाएगी. आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन कहे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल knocking will be minimum? Number A, 1 2 3 4 5 6 7. Number B, number C, and number D. आंसर बताओ बेटा. What will be your answer? देवांश. Yes, X, D. Very good. The answer will be, as the branching increases, the knocking will decrease. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी लिखिए.
In olden days, some anti-knocking agents like TAL, C2H5 का होल 4 पीबी, नाम है टेट्रा इथाइल लेड, और TML CH3 का होल 4 पीबी, नाम है टेट्रा मिथाइल लेड, were used. But as the oxides of lead are carcinogenic in nature, their use has been restricted. एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्राइथाइल लेड या टेट्रामिथाइल लेड हम यूज करते थे। इंडिया में तो 1980-85 तक यूज हुआ है, बाद बाकी देशों ने तो करीबन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने 1960 के आसपास को यूज करना बंद कर दिया था। हम लोगों ने तो 80 या 90 तक यूज किया कि 1990 तक टेल का इस्तेमाल होता था और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लिखा होता था कि लेडेड पेट्रोल। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा होता था ये दो चीजें, देखो लेडेड पेट्रोल, जो पेट्रोल पंप होता था उसके ऊपर पहले से लिखा होता था LEADED, लेडेड फ्यूल या पेट्रोल। बस आजकल क्या है, जब हमने लेड यूज करना बंद कर दिया तो आजकल आप देखोगे लिखा मिलेगा आपको अनलेडेड फ्यूल। अब हम लेड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि लेड कार्सिनोजन, अब हम लोगों ने अन लगा और ये ग्रीन कलर से लिख दिया कि अनलेडेड फ्यूल है भाई, क्योंकि लेड के ऑक्साइड्स जो गाड़ियों के साइलेंसर से धुएं के साथ निकलते थे वो कार्सिनोजेनिक थे, कैंसर कॉजिंग थे, इसीलिए इस पर बैन लगा दिया। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए हम ब्रांचिंग कराते हैं। जितनी बढ़िया ब्रांचिंग होगी फ्यूल उतनी बढ़िया क्वालिटी का होगा, उतना कम नॉकिंग करेगा और थोड़ा मतलब एनवायरमेंट में हम रहम खाएंगे और क्या क्या कहा जा सकता है। ठीक है ना, बाद बाकी तो एक्सेसिव यूज तो फॉसिल फ्यूल्स का हम कर ही रहे। चलिए नेक्स्ट, next reaction is aromatization.
The conversion of aliphatic compounds into aromatic compounds is known as aromatization. The reaction takes place in presence of Al2O3, Cr2O3 at 250 to 350 degrees centigrade टेम्परेचर। बेटे दो तरह के कंपाउंड है, एक कंपाउंड है एलिफेटिक कंपाउंड, एक कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन कंटेंट ज्यादा, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे बर्न विद द सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि जब आप उनको जलाओगे तो बहुत तेजी से धुआं निकलेगा जलने के साथ साथ। दे बर्न विद द सूटी फ्लेम। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज बर्न विद ए सूटी फ्लेम। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी धुआं निकलता है, लेकिन कोई सूटी फ्लेम नहीं होती कि धुआं फ्लेम के साथ साथ बहुत तेजी से धुआं भी निकल रहा हो, ऐसा काफी कम निकलता, क्योंकि कार्बन कंटेंट एरोमेटिक कंपाउंड में बढ़ जाता है, इसलिए उसमें बहुत तेजी से निकलता है। चलिए बात करते नंबर फर्स्ट, एनहेक्सेन। ऐसे बना सकता हूं एनहेक्सेन, Al2O3 Cr2O3 के साथ 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज डिहाइड्रोजनेशन। लगातार एक एक हाइड्रोजन निकलती चली जाएगी। पहले साइक्लिक रिंग बनेगी 6 कार्बन, एक हाइड्रोजन निकल गया H2 मॉलिक्यूल, फिर यहां से और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगी, फिर एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, फिर एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी। एंड दिस कंपाउंड फॉर्मूला इज C6H6। अब जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था? C6H14। और इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसका मतलब क्या होगा कि 4H2 आर रिलीज्ड, 4 डिहाइड्रोजनेशन ही तो हुई। अब जरा कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो देखो, यहाँ है 6:14, जबकि यहाँ है 6:6। तो कार्बन कंटेंट बढ़ गया। तो कार्बन कंटेंट बढ़ गया, दैट इज द रीजन एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद द सूटी फ्लेम। तो ये क्या बना? बेंजीन। तो यहां लिख लो, इन केस ऑफ aromatic compounds, the carbon content is higher than that of in aliphatic compound। और मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, thus
all the aromatic compounds burns with sooty flame. ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, पीओसी कहा जाता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर आपको काम आएगा। तो नॉर्मल हेक्सेन से हमको क्या मिला? बेंजीन मिला। अच्छा, नंबर सेकंड, अगर मैं नॉर्मल हेप्टेन ले लूं तो ध्यान रखिएगा बच्चों, के वही 250 से 350 जो रिंग होती है वो 6 कार्बन और 5 कार्बन की ही ज्यादा स्टेबल होती है। 5 कार्बन की स्टेबल होती है, 6 कार्बन की हाईली स्टेबल। तो अगर 6 कार्बन की कहीं रिंग बन रही है तो बने, यहाँ तो 7 कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन एटम ये तो बेंजीन बन जाएगा, और एक कार्बन एटम इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, इसका नाम टॉल्वीन। इसी तरीके से अगर नॉर्मल ऑक्टेन ले लूं, 8 कार्बन, रिएक्शन कराएंगे Al2O3 Cr2O3 के साथ 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एंड यू विल गेट जाइलीन। ठीक है बेटे, नॉर्मल ऑक्टेन की रिएक्शन कराएंगे और ये क्या बनेगा, तो इसको आप इस तरीके से याद कर लो, मैंने एक ट्रिक बनाई है। BTX, बेंजीन, टॉल्वीन, जाइलीन। बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एलिफेटिक में 6 होंगे तो बेंजीन बनेगा, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन है तो टॉल्वीन बनेगा, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन है तो जाइलीन बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं BTX के फॉर्म। मेरे हिसाब से लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ा रहा हूं। कंबस्शन, बेटा ये फ्यूल्स, अगर ओपन एयर में आप इन्हें जलाओगे तो उसको कंबस्शन कहें। और जो कंबस्शन होता है ना बच्चे, वो तो एयर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा कुछ नहीं। तो कंबस्शन करा लो, CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 gives NCO2 प्लस N+1H2। ये मैंने एक जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख दी फॉर एल्केन्स। एल्केन्स पढ़ा रहा हूं, एल्केन्स के लिए एक जनरलाइज्ड रिएक्शन आपके सामने।
CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 by 2 O2 gives NCO2 plus n plus 1 H2। करके देख लीजिए। मैं कह देता हूं C4H10, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी है बेटे? 4, तो 3 4 जा 12, 12 plus 1 13, 13 by 2 O2 gives NCO2 4 CO2, n plus 1 5 H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? करके देख लो। कार्बन 4 है, 4 कार्बन, ऑक्सीजन 10 और सॉरी हाइड्रोजन 10 है, तो 5 2 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 2 से 2 कट गए 13, 4 2 8 और 5 30। तो ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ध्यान रखना, जब कभी भी कंबशन है तो ये बर्निंग है, सिर्फ सिंपल बर्निंग, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीडेशन यही हो रहा है। इट इज ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, लेकिन ये तो बर्निंग, इसको बर्निंग को। ऑक्सीडेशन तो हम लोग पार्शियल भी करा सकते हैं अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब मान लो कोई भी आपको, मैं कह देता हूँ C5H12 की आपको हीट, आपको O2 के साथ रिएक्शन करानी, तो कुछ नहीं करना बेटा, जितने कार्बन एटम है उतने CO2 लगा दो, 5 CO2 लगा दो। जितने हाइड्रोजन एटम है उसके हाफ वाटर लगा दो, तो हाइड्रोजन एटम है 12, तो हम लोगों ने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दो। क्लियर? अब क्या होगा? ऑक्सीजन गिन लो, 5 2 10, 10 और 6 कितने होते हैं? 16, 16 का आधा 8 O2, तो 16 हो जाएंगे, 8 2 16, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते। मैं इसको ऑक्सीडेशन इसलिए कह रहा था क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन, वैसे तो पार्शियल, ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। कंबशन इज ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें एंड प्रोडक्ट वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन अगर आप जैसे आप कोई पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना चाहो तो भी करा सकते, जैसे कि आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना चाहो, एक आध दो मैं करा के दिखा रहा हूं, बाद बाकी अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में आप करा सकते हो। मान लीजिए कोई टर्शरी एल्केन, टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ध्यान रखो, और उसका आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो ये पार्शियल, तो होगा क्या? अल्कोहल बन जाएंगे। तो दिस टाइप इज नोन एज द पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल तक रिएक्शन रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। ये कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इट इज ऑक्सीडेशन, कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये बेटे एल्केन की मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई, प्रिपरेशन पढ़ाई, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आज आपका एल्केन वाला पार्ट खत्म हो गया। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपको एल्कीन पढ़ाऊंगा, ठीक है।